बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने निहत्ते शहरियों बिलखसूस मासूम बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने को इंसानियत के बुनियादी असूलों और बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन और काबिल मुज़म्मत खिलाफ वर्जी करार दिया। दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने को एलानी जंग तस्वुर करने की जो मुतफ़क़ा करारदाद थी उसको मंजूर कर दिया है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें उनकी जानिब से एक बार फिर कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग बंदी थी वो मैंने करवाई है। देखिए जी, वो इसको जंग बंदी का लफ्ज़ दे रहे हैं। बुनियादी तौर पे तो उन्होंने जो जहरीत थी भारत की उसको उन्होंने मना किया और हमारी तरफ से तो दिफा हो रहा था और जाहिर है कि जो हमलावर थे हमारे ऊपर, हम उनका जवाब दे रहे थे। लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि आज एक महीना गुजर गया। 22 अप्रैल को एक वाक़या हुआ था और आज 22 मई गुजर गया और बुनियादी सवालात के जो जवाबात हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। पहली बात तो ये है, ये उन्हीं के मुल्क से बात उठाई जा रही है, हम इसलिए उसको दोहरा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हीं के जो मुख्तलिफ सियासी जमातें और मुख्तलिफ लोग के क्या वज़ीर आज़म मोदी को पता था पहले से, भारतीय वज़ीर आज़म को, जो उन्होंने वहाँ का दौरा मुलतवी कर दिया था 2 रोज़ 3 रोज़ पहले मकबूजा कश्मीर का। उनका बड़ा एक ज़बरदस्त दौरा उनका होना था वहाँ पे और वो विज़िट उनका बग़ैर किसी वजह के कैंसिल हो गया, तो उसका जवाब भी नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर, उन्होंने वो नीदरलैंड्स में हैं, तो वहाँ पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। मैंने वो इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपने ये जो 3 या जितने भी जो दहशतगर्दी का वाक़या जिन्होंने किया है वहाँ पे, आपने किसी को पकड़ा? आगे से वो कहते हैं कि हमने उनको पहचान लिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वो कहते हैं हमने पहचान लिया, बस नेक्स्ट क्वेश्चन। और फिर वो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। बुनियादी सवाल अपनी जगह है। पहली बात यह है कि क्या दो ही मामलात हो सकते हैं ना, या फॉल्स फ्लैग है खुद किया है उन्होंने, और वो इस दौर में जब पूरी दुनिया एक हिजान में मुब्तला है और मुख्तलिफ जंगें चल रही हैं, मुख्तलिफ महंगाई के तूफ़ान, ट्रेड वॉर्स, टैरिफ के, और यूक्रेन का, बाकी बेशुमार मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है, यूरोप में, मतलब हिजान है, तो इससे फ़ायदा उठा के जो है फॉल्स फ्लैग किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं है तो सिक्योरिटी फेलियर है, तो सिक्योरिटी फेलियर की इन्वेस्टिगेशन होनी ज़रूरी थी, वो भी नहीं हुई। अच्छा, अब मसला ये सारा कि वो फिर राफेल तैयारों का पूछा जा रहा है, उसका भी जवाब नहीं आ रहा कि राफेल तैयारे थे नहीं थे, गिरे नहीं गिरे, क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी जो जमात है, अच्छा वो वहाँ पे कहते हैं कि मतलब उनके पास कोई एक सवाल का जवाब नहीं था। ठीक है, मतलब है कि कभी वो इसमें सियासत आ गई, कभी वो बहुत सारे वफूद चले गए भारत से बाहर जा रहे हैं, पता नहीं खुदा जाने। वो भाई मसला ये है कि ये तो सवालों के जवाब तो आपने अपने मुल्क में देने हैं ना, आपने मुल्क में बताएं कि क्या हुआ है उस दिन। और मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप को जवाब भी नहीं दे पा रहे खुल के कि वो हुआ नहीं हुआ। फिर राफेल तैयारे जो हैं उसमें अगर ये जो है वो जाहिर है कि उनका एक अपना अंदरूनी मामलात उनके रहे हैं, उस पर क्या बात की जाए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर क्योंकि जब आप अपने दोस्तों को नवाजेंगे, अब ये सवाल खड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उनकी ज़ेर सदारत, तो उसमें ये बात हुई है कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए सफाकी की गई। ये खुद मामला आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर तो यहाँ चला गया मामला, इस तरफ चला गया जो ग्रे जोन वॉरफेयर में या हाइब्रिड में जो ऑलरेडी जा चुका है, तो फिर इसका तो इसमें तो औरतें बच्चे अगर शहीद हो रहे हैं तो फिर जाहिर है कि फिर पाकिस्तान इस तरह तो नहीं कर सकता। लेकिन ये कि इसका कोई हल भी तो, फिर पानी भी रोका हुआ है, तो फिर बाकी सारे मामले, तो पाकिस्तान का तो केस है मजबूत, उनका केस नहीं। दूसरी बात ये होती है कि अगर आप अपने ये सियासत मुल्क में जो करनी है करें, इससे कोई हमें गर्ज नहीं है, जो सियासत मुल्क में होनी है। लेकिन इशू ये है कि अगर पाकिस्तान का मामला जो रीजनल इशू या ग्लोबल एक इशू बनता है कि आप एक ख़तरा
एक जंग छेड़ रहे हैं अपनी तरफ से, एक ऑपरेशन सिंदूर या पता नहीं क्या किस नाम से। तो मसला ये है कि वो सिंदूर तो फिर किधर गया सिंदूर? अगर सीज फायर नहीं करवाया, अमेरिका ने कॉल नहीं की, तो फिर आपने बंद कैसे कर दी जंग? भी फिर सीज फायर कैसे हो गई? और फिर ये कैसे हो गया कि 18 मई तक है, 4 इस तारीख तक है? इसका मतलब आपने बात सुनी उनकी। तो आप अच्छा इसको माने, इस बात को माने ना कि सीज फायर हुई, तो सीज फायर नहीं हुई तो फिर डीजेएमओज ने कैसे बात की आपस में कि हम इस तारीख तक रखते हैं और इस तारीख तक? तो पाकिस्तान तो खोल के बात कर रहा है। हर रोज पाकिस्तान, हर रोज कोई ना कोई हुकूमत की तरफ से शख्सियत या फौज की तरफ से या एयरफोर्स की तरफ से, या एक एक दिन में 2-2 दफ़ा भी हुआ है कि DG ISPR पे आ रहे हैं, तो वज़रा भी आ रहे हैं, तो वज़ीर आज़म भी बैठे हैं, तो सारे लोग बैठे हैं और हर वक्त अवेलेबल हैं। मतलब उनकी तरफ से बात ही नहीं हो रही भाई, कोई बात हो ही नहीं रही कि राफेल। मैं जो बात कह रहा था असल में, जब मुल्क, किसी भी मुल्क के अंदर जब उसके जो ये इकॉनमी या उसका जो डिफेंस का मामला है या बाकी मामला, उसमें करप्शन आ जाए ना, उसमें भी करप्शन आ जाए और उसमें भी आप अपने दोस्तों को नवाजने लगें और आपको फिर ये डर लगे कि यार इसमें अगर मैंने राफेल तैयारों का जिक्र किया, तो राफेल तैयारों का ये जिक्र किया तो फिर कहीं जो है वो ऐसा ना हो कि माजी के बहुत से किस्से सामने आ जाएं और अंबानी ग्रुप आ जाए सामने। अदानी तो पहले फंसा हुआ है, वो जो अदानी है उसका भी मैं जिक्र करता हूँ, वहाँ पर उसके साथ क्या मज़ीद कुछ उसके साथ मामला हो रहे हैं, लेकिन ये है कि अनिल अंबानी के साथ में आ जाऊँ। अब मसला ये सारा कि राफेल तैयारों का जो है वो मैं याद दिला दूँ कि राफेल तैयारों की पूरी जो डील है, उस डील में NDTV को मैं कोट कर रहा हूँ 42 वाई वी चूर अनिल अंबानीज फर्म डिस्पाइट मैसिव डेट, ठीक है ना। उसके बाद जनाब ये उनके सोर्सेज पूछ रहे हैं और ये अच्छा ये वहाँ से बताया जा रहा है, ये वहाँ से बताया जा रहा है फ्रांस से। अनिल अंबानी 43rd अनिल अंबानी फर्म गॉट 173.7 मिलियन टैक्स रिलीफ फ्रॉम फ्रांस अनाउंसमेंट के बाद। अच्छा ये वहाँ का मीडिया, इंडियन मीडिया कोट कर रहा है फ्रेंच मीडिया को, ये बात इंपॉर्टेंट है, फ्रांस का ही मीडिया खबर दे रहा है कि अनिल अंबानी को इतना हुआ, इतने पैसे मिले। इंडिया टुडे 44 राफेल डील अनिल अंबानी कनेक्शन। ओ भाई आपके ये देखें, जो करप्शन करनी है करें, जो करना है करें अपने मुल्क में, आपकी सियासत है आपका, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के ऊपर करेंगे मामला, हमने तो नहीं कहा कि आप करप्शन ना करें, अपने दोस्तों को ना नवाजें और ये सारा, लेकिन अगर पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी, ठीक है ना, तो पाकिस्तान तो फिर ये तो चीज़ वहाँ से बिगड़ी है ना सारी। अच्छा अब मसला ये है कि NDTV 45 ये जो इनकी दोस्तों एविएशन है वो कह रही है डिसाइडेड टू पार्टनर विद रिलायंस डिफेंस। रिलायंस डिफेंस कोई थी नहीं कंपनी, उसके बाद ये स्कैंडल 2018 में जब सौदे वौदे इनके हो रहे थे। अच्छा उसके बाद ये कि फिर फ्रैंको होलंदे आ गए, उनके जो उनके साबिक सदर थे वो आ गए मैदान में। NDTV इंडिया गवर्नमेंट चूज अनिल अंबानी फॉर राफेल, उन्होंने कहा खुद हुकूमत की तरफ से कहा गया था और उसमें फिर एक फेवर दी गई थी कि एक वहाँ पर कोई इंटरटेनमेंट की भी कोई एक एजेंसी बन रही है इनकी अंबानीज़ की, और वो जो फ्रेंच वो जो कर रहे हैं सौदा वगैरह, उनकी कोई जानने वाली हैं, वो शायद उस फिल्म में कोई काम करेंगी या कोई और काम होगा तो उसमें कोई फेवर दी गई है और वगैरह वगैरह, तो पूरे उसमें राफेल तैयारों का सौदा हो गया। अच्छा अब ये है कि यहाँ से आप देखें इंडियन एक्सप्रेस 47 राफेल टॉक्स वर ऑन व्हेन रिलायंस एंटरटेनमेंट हेल्प प्रोड्यूस फिल्म्स फॉर फ्रैंको होलंदे पार्टनर। उनके पार्टनर को जब राफेल तैयारों का सौदा हो रहा था तो उस वक्त उनको ये उनका मीडिया कोर्ट हो रहा है, उनका ही मीडिया कोर्ट हो रहा है कि उस वक्त उन्होंने वहाँ पर एक प्रोडक्शन के अंदर उनको डाल दिया, उनके लिए कोई फिल्म बना ली, इश्तहार बना लिया, ये पूरे राफेल। अब देखिए ना जब आप ऐसे करेंगे तो फिर यानी वहाँ पर भी झूठ बोला हुआ है, इधर भी झूठ, इधर, लेकिन जो मर्जी करें अपने मुल्क में, पाकिस्तान का आप क्यों करें? आप ये बताइए ना कि लोग कौन थे जिन्होंने किया। दो ही चीज़ें, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी, या फॉल्स फ्लैग है या ये है कि वो जो है वो सिक्योरिटी लैब्स है। मतलब अगर दहशत गर्दी का पहले तो ये कि सिक्योरिटी लैब्स है ना, तो उनको पर पकड़ें। अभी कह रहे हैं कि वहाँ पे जाके नीदरलैंड में कि जी वो हमने पहचान ली है, उन्होंने कहा जी कहाँ पे हैं लोग, मार दिया आपने क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब ये बाहर आ। अच्छा उसके बाद फ्रांस का ही मीडिया 49 ये जो है वो फ्रांस का ही मीडिया 49 हॉलैंड कमेंट्स फ्यूल इंडियाज राफेल जेट डील स्कैंडल, ठीक है। उन्होंने कहा कि लेटेस्ट कमेंट जो मतलब प्रेशर डाला गया, बात की गई, वहाँ पर तहकीकात शुरू हो गई हैं और यहाँ पर भी कंसर्न शुरू हो गए हैं फ्रांस के अंदर।
तो बात सारी ये है कि ये देखें, अगर पैसा वैसा कुछ खाया है, जो भी कुछ किया है, लेकिन सवाल ये है उसके नतीजे में आप बता नहीं रहे। क्योंकि अगर बताएंगे कि राफेल गिरे हैं, और ये फ्रांस का मीडिया है, फ्रांस में इस पर बड़ी बहस हुई थी कि आप ये क्या इसमें कमीशन बना रहे हैं। अगर आप बताएंगे जहाज गिरे हैं तो अब आपके दोस्तों का नाम आ जाए कि डील कैसे हुई थी, क्योंकि लोगों के जहनों में ये बात है, इंडिया में ये बात हर एक के जहनों में है कि ये क्या हुआ था उस वक्त। अंबानी ग्रुप की तो उनका क्या ताल्लुक था डिफेंस के साथ, वो जाके डील करते हैं, और डील के बदले में आप क्या कर रहे हैं कि वो खातून को एक एंटरटेनमेंट की ड्रामे के अंदर या किसी फिल्म में या पता नहीं इश्तिहार में क्या, उसमें उनको रोल दे रहे हैं, और जवाब में जो है वो पूरा तैयारे खरीदे जा रहे हैं। तो बात ये सारी कि इतना ये भरा हुआ है, अगर आप जाएं ना मीडिया में तो ये सारे भरा हुआ है पूरा मीडिया। और ये इस कदर अफसोस है, ये द हिंदू 48 इंडिया मूटेड रोल फॉर अनिल अंबानी फर्म इन राफेल डील। देखें ना खुद, यानी अब ये उनका ही मीडिया है। अब ये है सवाल कि अगर तो ये इस तरह से हो रहा है और ऐसे हुआ है और इस वजह से नहीं बयान हो रहा, सिर्फ ये दूसरी बात है, ये उसका दूसरा मरहला है। जब अटैक, उससे पहले यानी आप देखें ना 10-15 दिन उससे पहले भी तो गुजरते हैं ना, जिसमें पाकिस्तान मुसलसल कह रहा है कि तहकीकात करवाई जाएं, इंटरनेशनल तहकीकात हों, आलमी सतह पे किसी को करवा लें, अपने मुल्क से करवा लें, कहीं से करवाएं। पाकिस्तान वो केस बिल्ड कर रहा है और उसके बाद अटैक करते हैं और उसके बाद जहाज़ गिर जाती हैं। और अभी तक खामोशी, कभी वो यात्रा शुरू हो जाती है, वफ्द दायर भेजेंगे, कभी यूट्यूबर पकड़ लिया, कभी ये कर लिया, वो कर बुनियादी सवाल अपनी जगह। और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बात है, देखें अब, और इसके नतीजे में ये जो अब सानहा पेश आ रहे हैं और ये दहशतगर्दी के वाक़यात, इससे तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी हासिल नहीं होगा। पाकिस्तान के तो मामलात जो हैं वो वहाँ पर बड़ी हद तक तय हुए। चाइना के अंदर हमारा हमेशा का साथी, हमेशा का दोस्त है, और चाइना में ये मामला तय हुए। मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि ये चाइना का और रशिया का तारीख़ी तौर पे ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर अमेरिकन नहीं आए कभी भी, यहाँ पे कोई भी वेस्टर्न पावर नहीं आई। यहाँ पर जो है वो जो पहला ग्रेट गेम जो था, द ग्रेट गेम, वो इसीलिए था कि रशिया और बरतानवी राज के दरमियान अफगानिस्तान में हुआ था। मतलब रशिया और बरतानिया ऊपर घुस नहीं पाया था। मतलब ये बरतानिया, ये जो है ना, ये मतलब है कि यहाँ तो रुक गया था बरतानिया। तो बात यह सारी कि अब इसमें देखते हैं कि आने वाले दिन में क्या होता है। उनके बड़े ज़बरदस्त हैं, जो आपने भी जिक्र किया, साउथ अफ्रीका के सिरिल रेमाफोसा, ये उनके जो है ये प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका एक ज़बरदस्त मुल्क है। साउथ अफ्रीका बड़ी एक तवील तारीख़ रखता है अपनी। वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठे और वहाँ पे ये जिक्र हुआ, और उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा कहा कि ये जो है ये मैंने सीज़फायर करवाया। अच्छा, लेकिन उस मीटिंग के दौरान तलखी हो गई। अच्छा, अब ये सारा, अब आप देखें जो पूरी दुनिया में हिजान बपा है, जिसका हम हर रोज़ जिक्र कर रहे हैं कि इसमें एक सिस्टम या ऑर्डर्स या डिसऑर्डर एक बात चल रही है, वो उसमें अब नया हिजान पैदा हो रहा है कि तमाम जो है फिर जंगों की तरफ मामला आपको जाते हैं और बड़ी जंगों की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। ज़रा सी गलती, ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया होती है ना, इसमें एक इसका फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसका ख़तरा ये है कि ये एक्सलेशन तेज़ी से होती है, तेज़ी के साथ एक्सलेट होता है मामला। अच्छा, अब ये उसमें हुआ कि वो जो मुलाकात हो रही थी, तो उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने एक वीडियो चला दी। वो बैठे हुए हैं साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, और उन्होंने एक वीडियो चला दी, और वीडियो में जो है वो वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये आपके यहाँ जो अफ्रीकानर्स हैं उनका जो है वो वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, आपके जो लोग हैं। अच्छा, ये यानी जो सफ़ेद फार्म हैं, सफ़ेद फार्म लोग जो हैं जो साउथ अफ्रीका में, उनका कत्लेआम कर रहे हैं स्याह फार्म। उन्होंने एक पीछे वीडियो चलाई, उस वीडियो के अंदर जो है वो बहुत बड़े इज्तिमा से उनके एक अपोजिशन लीडर हैं जूलियस मिलामा, वो ख़िताब कर रहे हैं, और साथ ही उसमें वो एक उनका गाना है अफ्रीकान्स का, और वो है किल द बॉयर। तो किल द बॉयर वो गाना हज़ारों लोग गा रहे हैं, और वो साथ फिर उन्होंने कहा कि ट्रंप साहब ने कि ये देखो कब्रें हैं सफ़ेद फार्म लोगों की, जो उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कब्रें नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ये गाना ये वो सारा। लेकिन उसमें फिर वो बीच में उन्होंने बड़े बड़े कंपोज रहे, जो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने आप को बड़ा कंपोज रखा, बहुत तरीके से उन्होंने जवाब दिया, और वो एक फ़ेक इल्ज़ाम था,
फेक इल्ज़ाम था, जो जिसको पूरी दुनिया ने ही कह दिया कि ये फेक इल्ज़ाम है। लेकिन ये कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने वहाँ पे वीडियो चलाई। बहरहाल उसमें उसके अवामिल मैं आपको बताता हूँ कि उसके अवामिल क्या हो सकते हैं। देखें, ये जो इशू है ना, ये ज़हन में रखें कि ये जो मैंने लफ्ज़ अभी इस्तेमाल किया था, अफ्रीकानर्स जो हैं ये हैं सफ़ेद फार्म। जो साउथ अफ्रीका है, मुख्तसर तौर पे मैं बात करता हूँ, साउथ अफ्रीका में जो वाइट पॉपुलेशन है वो है, उसको अफ्रीकानर्स कहते हैं। वो 7% है, लेकिन 7% है, बाकी 93% स्याह फार्म है। 7% जो है वो जो आप समझें कि वो सफ़ेद फार्म है। लेकिन वो 2/3 लैंड उनके पास है, मुल्क का 2/3 लैंड उन 7% के पास है। और वो पूरी जो दौलत है मुल्क की, आप समझ लें उसमें से भी 80-90% वो 7% के पास है। अच्छा, और इसकी एक तारीख है पूरी। तारीख यह है कि जो साउथ अफ्रीका है, जो अफ्रीका है, वहाँ पर जब यूरोपियन पावर्स ये निकले, वहाँ से कोई भारत की तरफ आ रहा है, हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है, कोई जो है वो जा रहा है, वो कोलंबस उधर निकल गए तो वो इधर आ गए, तो इधर आ गए। तो इसी तरह से वो जो केप ऑफ गुड होप है, जो बिल्कुल एक अफ्रीका का सबसे जनूबी हिस्सा है, वहाँ पर 1652 में डच आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने कायम की थी, डच। उससे पहले पुर्तगाल के लोग आ चुके थे, लेकिन जब डच आए तो उसके बाद प्रॉपर कॉलोनाइजेशन का स्टार्ट हुआ। और कॉलोनाइजेशन का स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा, कॉलोनाइज होता गया, होते गए, आते एक नस्ल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, चलता गया। और ये सिलसिला 1948 में फिर ये हुआ कि उन्होंने इसको बाकायदा एक कानूनी शक्ल दे दी। अच्छा, ठीक है ना, जिसको एपार्थाइड कहते हैं। और वो कानूनी शक्ल दे दी, और उसमें यह है कि जितनी भी एपार्थाइड जो रजीम है, उसमें ये हुआ कि जितने भी लोग हैं उनके 4 रंग होंगे, सफ़ेद फार्म, स्याह फार्म, कलर्ड और इंडियंस। और कलर्ड और इंडियंस में, कलर्ड और इंडियंस जो हैं उसमें आगे बहुत सारी उनकी सब क्लासिफिकेशंस और ये सारे इस तरह से तरतीब दे दिए। और ये सिलसिला जो है ये 1948 से लेके ये सिलसिला चलता रहा 1948 से लेके 1994 तक। ता वक्त ये है कि वहाँ पे एक शख्स जो 1990 में 90 की दहाई में शुरू में, इन 94 से पहले, वो शख्स 27 सालों के बाद रिहा हुआ, क्योंकि वो इस नस्ल परस्त जो एक निज़ाम था उस, और जिसमें वहाँ बोर्ड्स पे लिखा होता था कि यहाँ पे जो स्याह फार्म हैं और उनको और कुत्तों को और जानवरों को जाने की इजाज़त नहीं है। मतलब इस तरह करके उन्होंने इतनी नस्ल परस्त हुकूमत, कोई जॉब्स नहीं मिलेंगी, कुछ नहीं मिलेगा, ये सारा। तो वो जो स्याह फार्म थे उन्होंने फिर पूरी तहरीक चलाई। तो उनका जो रहनुमा था वो 27 साल जेल काट के निकला और उसका नाम था नेल्सन मंडेला। तो वो साउथ अफ्रीका का, उसके बाद इलेक्शन हुआ तो उसके बाद पहला स्याह फार्म सदर जो है वो नेल्सन मंडेला मुंतखब हुए 1994 में। नेल्सन मंडेला जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के जब सदर थे तो उनके साथ एक जो आप समझें कि जो उनके साथ एक नौजवान, उनका जो सेक्रेटरी जनरल था वो सिरिल रामाफोसा थे। सिरिल रामाफोसा जो हैं ये नेल्सन मंडेला के वो सदर थे, ठीक है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के, और ये उनके साथ सेक्रेटरी जनरल थे। तो ये फिर उस वक्त से ये सियासत में आए। फिर ये जब निगोशिएशंस हो रही थी, 1994 का इलेक्शन होना है तो कैसे वहाँ पे नया सिस्टम आएगा, तो उसमें उस सारे में ये रहे। तब से ये पार्लियामेंट में और बड़े सीजन और बड़ी दुनिया में इनकी इज्जत होती है। नेल्सन मंडेला के साथ पूरा सिस्टम ही समझते हैं। अब वहाँ ये हुआ कि बहरहाल ये सारी बात, अब उसकी वजूहात पे बात हो रही है कि उसकी क्या वजह है। तो वजह ये ज़हन में रखें कि कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी पैदाइश साउथ अफ्रीका में हुई और वो साउथ अफ्रीका से उसके बाद वो अमेरिका आ गए अपनी फैमिली के साथ, और वो आ गए अमेरिका में आए, सेटल हुए, पढ़ाई लिखाई की, तरक्की की, आगे गए और आगे चलते चले गए। लेकिन पैदाइश उनकी साउथ अफ्रीका की है और वो जो हैं वो सफ़ेद फार्म है, वो वाइट हैं, सफ़ेद फार्म है, कोई इसमें मसला नहीं, साउथ अफ्रीका की पैदाइश है। और उनमें वो जो है उनकी बात ज़्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप सुनते हैं
और उनमें एक शख्सियत है इलॉन मस्क, जिनकी पैदाइश जो है वो वहाँ की है, साउथ अफ्रीका की। अच्छा, अब इलॉन मस्क जो है वो साउथ अफ्रीका की उनकी पैदाइश है, उसके बाद वो अमेरिका में उनकी फैमिली चली गई, प्रिटोरिया में उनकी पैदाइश और वो चली गई। लेकिन ये कि उनकी बात, और इलॉन मस्क बहुत शदीद इसके पूरा जो ये जो बात है हो रही है कि जी वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, वो कहते हैं कोई कत्लेआम नहीं हो रहा, मुझे जगह दिखाएं। वो कहते हैं जगह क्या, मैं तुम्हें रिपोर्टें दिखा रहा हूँ। तो वो उन्होंने कहा मुझे जगह दिखाएं, कहीं पर कत्लेआम नहीं हो रहा, ये गलत खबर है, ये गलत बात है सारी। तो इत्तेफाक से इलॉन मस्क भी वहाँ खड़े थे जब ये मीटिंग हो रही थी। दूसरी जो शख्सियत है वो डेविड सैक्स हैं। डेविड सैक्स जो हैं ये वो जो एआई और क्रिप्टोजार हैं उनके साथ, ये भी केप टाउन में पैदा हुए थे। फिर पीटर थियर हैं, वो जो पेपॉल के फाउंडर, ये वो भी साउथ अफ्रीका की उनकी पैदाइश है, सफ़ेद फॉर्म है। अच्छा, और उसके बाद एक जो हैं वो अर्नी एल्स हैं। अर्नी एल्स जो हैं ये दुनिया भर में आप समझें कि नंबर 1 गोल्फ प्लेयर ये रहे हैं, और ये जोहान्सबर्ग में पैदा हुए हैं, ये भी साउथ अफ्रीका से। फिर उसके बाद अमेरिका में, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं, उनके साथ गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ पार्टनर, और ये उनके पड़ोसी भी हैं। अच्छा, फिर उसके बाद, और ये चूँकि ज़ाहिर है कि नंबर 1 गोल्फ प्लेयर हैं दुनिया के, तो उस हवाले से फिर इनकी ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ एक ख़ास एलीट क्लास में दुनिया भर के बिजनेसमैन और ये और वो, इनकी पर्सनैलिटी उससे हट के भी बहुत ज़्यादा बहुत अमीर कबीर आदमी है। और जोहन रूपर्ट जो हैं वो भी जो है वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, और वो जो हैं वो भी इनके बहुत करीब हैं। वो कार्टियर और ये मॉन्ट ब्लैंक और ऐसी जो बड़ी ब्रांड्स हैं उसको वो ओन करते हैं, और उसके साथ वो मल्टी बिलियनर हैं, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब है। तो ये सारी शख्सियत, बहुत सी शख्सियत ऐसी हैं जो साउथ अफ्रीका से फिर वहाँ पर आ गए, और उनकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड है। अच्छा, जो इलॉन है उनकी भी फैमिली ब्रिटिश और डच ओरिजिन की है, तो वो जो है वो, लेकिन उनकी पैदाइश वहाँ की है, साउथ अफ्रीका की है। तो ये सारी ये जो 4-5-6 शख्सियातें ये प्रेसिडेंट ट्रंप के पास हैं, और तो बहरहाल वहाँ पर एक बदमज़गी पैदा हुई, और उसके दौरान फिर पाकिस्तान का जिक्र आया। अच्छा, अब 2-4 चीज़ों को ज़रा यहाँ पे रुक के फिर हम आते हैं पाकिस्तान में। ये भारत की तरफ से जो मुसलसल एक मामला जिसका जवाब नहीं है, मतलब जवाब में ये नहीं होता कि आप एक टीवी चैनल्स पे खड़े होकर ये कहना शुरू कर दें अचानक कि पाकिस्तान पे हमने कब्ज़ा कर लिया, पाकिस्तान को हमने तोड़ दिया, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को हमने आग लगा दी, शहरों पे कब्ज़ा कर लिया, लोग मार दिए, कत्ल कर दिए, बच्चों को मार दिए, ये कर। और फिर उसके बाद ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, इसको तो अल्लाह ऐलान क्लेम किया हुआ है ना इन्होंने, बार बार आके मीडिया, बलूचिस्तान में हम करेंगे, चुन चुन के मार देंगे, ये कर देंगे। ये कोई महजब दुनिया में होता है कि हम चुन चुन के किसी मुल्क में घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे? अब ये गले पड़ा हुआ है ना इनके, तो बताएं पूरी दुनिया को भाई चुन चुन के मारेंगे, तो चुन चुन के तो कनाडा अमेरिका में भी मारते रहे हैं, दूसरे मुल्कों में मारते रहे हैं, तो उनको बताएं ना, चार्जशीट तो वहाँ पे मुकदमे तो नहीं खत्म हो रहे हैं ना, अजीत देवल तो वांटेड है वहाँ पे, उनकी तो तलाश हो रही है। तो मसला ये है कि अब ये करते करते इनके पता नहीं क्या दिमाग में बात आई कि उस दिन इन्होंने ये कर दिया खुद, या नहीं किया तो फिर इंक्वायरी बताएं। मतलब 2 ही चीज़ें हैं ना, या खुद फॉल्स फ्लैग किया, या फिर सिक्योरिटी का 3 लोग थे, उनके स्केचेस थे, नाम भी नहीं पता, और बाहर की दुनिया में पहुंचे हुए हैं। और इसमें अब जाहिर है कि जब आप किसी भी मुल्क के डिफेंस के अंदर अगर आप करप्शन अपने दोस्तों का ठेकों में लेकर आ जाएं, तो फिर ये हाल होता है जो भी हुआ है। अच्छा, अब आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो, उनके सामने 3-4 इश्यूज़ हैं। पहली बात तो इलॉन मस्क ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, मैंने काफ़ी काम कर लिया, मैंने पैसे भी काफ़ी लगा दिए, और इलॉन मस्क कह रहे हैं कि मैं तो जा रहा हूँ छोड़ के, और मैं हो सकता है बहुत ज़्यादा अरसे तक यहाँ पे काम ना करूँ, और मैं जो हूँ वो मैंने काफ़ी पैसे भी लगा दिए हैं, और मैं अपने बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना चाहता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम अब आने वाले दिनों में दूँ। तो लेकिन मसला ये है कि वो हो सकता है कि वो रुक भी जाएं, क्योंकि बड़ी शदीद उनके ऊपर तनकीद होना शुरू हो गई है। और ख़ास तौर पे जो स्टीव बैनन है, जो कि पहले वाइट हाउस के अंदर चीफ स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, तो वो उनकी तरफ से भी तनकीद हो रही है, ठीक है, बड़ी शदीद तनकीद हो रही है, और कह रहे हैं कि ऐसा आदमी अब छोड़ के जा रहा है वाइट हाउस जो कि अमेरिका चाइना की ब्रीफिंग्स और पेंटागन में और इधर उधर हर जगह इन्वॉल्व। आप कह रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूँ, और तो इलॉन मस्क जो है वो अब शायद पीछे भी नहीं हट पा रहे, तो वो रहते हैं वहाँ पे, टीम में नहीं होते। और यहाँ पर सिर्फ जो है वो, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि अटलांटिक ने जो इस पर मजमून लिखा है इनके छोड़ के जाने पे, तो ये फोर्स करेगा इलॉन को कि वो रुकते हैं, ये जाते हैं। अगर हम 20th स्लाइड यहाँ पे दिखाएं, इलॉन के ऊपर वो लिख रहा है अटलांटिक के द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ इलॉन मस्क, द
टेस्ला इनोवेटर बिकम्स द लेटेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू लूज हिज जॉब। जो आखिरी एम्प्लॉय जिसको निकाला जा रहा है, ताज़ा तरीन, क्योंकि इन्होंने भी तो वो जो DOGE जो डॉज है वो इन्होंने बना के बहुत से लोगों को निकाला। अब वो कह रहे हैं कि जो आखिरी आदमी निकाला जा रहा है वो अटलांटिक ने इसको मजमू छाप दिया। तो इशू ये है कि इसके ऊपर वो हो सकता है कि वो जाएं और जाके वो दोबारा अपनी जिम्मेदारियां वहाँ पे वाइट हाउस में करें, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा काम इससे मुतासर हो रहा है। अच्छा, इतनी ज़्यादा तलखी बढ़ गई कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे पास जहाज़ तो नहीं आपको देने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप वो एक जहाज़ सामने रखा हुआ है उन्होंने वाइट हाउस में। जो बैठते हैं तो पहले तो गल्फ ऑफ अमेरिका का रखा, अब वो जहाज़ भी रखते हैं सामने, उसका मॉडल जो कि कतर ने उनको दिया है। तो कल वाली भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो एक जहाज़ उसमें सामने नजर आएगा, अब वो जहाज़ आपको ज़रूर नजर आएगा, वो रखा हुआ है सामने जहाज़। अच्छा, इसको ज़रा बड़ा करके दिखाएं तो जहाज़ अब वो जहाज़ रखा हुआ है सामने, उनको जो जहाज़ मिला है ना उसका एक मॉडल उन्होंने सामने रखा हुआ है। अच्छा, वो सबको नजर आता रहे, वो कहते हैं कि एयरफोर्स ने ये कतर को, ये नई चीज़ ऐड हुई है ना ओवल ऑफिस के अंदर, ये पहले नहीं थी। अच्छा, तो ये कतर के दौरे से वापस आने के बाद ये नई चीज़ शामिल हो गई है। अच्छा, अब इशू ये है कि इसमें 3-4 मामलात ऐसे हैं जो बड़े ज़्यादा बिगड़ गए हैं पूरी दुनिया में। उसमें एक मामला तो ये पाकिस्तान के साथ जो भारत ने किया। अच्छा, अपने इश्यूज पहले बरकरार थे, पाकिस्तान का अपना पहले एक इशू था। देखिए, इशू यहाँ से शुरू हुआ कि जब आर्मी चीफ ने बात की कि उनकी तरफ से कहा गया कि कश्मीर जो है वो हमारी जुगलर वेन है, हमारी शहरक है, और उसको जो है वो दो कौमी नजरिया, मतलब ये बुनियादी, इसी के ऊपर तो पाकिस्तान का क्या अमल में आया ना, पाकिस्तान तो बना इसी के ऊपर है, जिस चीज़ के ऊपर बना है उसके ऊपर बात उन्होंने कर दी, इसमें कोई नहीं। और कश्मीर हमारी शहर है, तो कायदे आज़म ने कहा, एक बात को उन्होंने कहा दोबारा, उन्होंने उसके बाद ये वाक़या हो गया। अब उसको भेज, अच्छा उसके बाद जरा वो वहाँ पे कहते हैं जयशंकर कि जी वो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके वो बहुत ज़्यादा मजहबी शख्सियत है। अच्छा, यानी ये कौन कह रहे हैं? RSS के गुंडे, वो प्रॉपर RSS के गुंडे जो मजहबी भी नहीं है, जो असल में कातिल हैं, मतलब इनका मजहब से क्या ताल्लुक, जो मतलब खुदा जाने कौन सा, खुद ही एक इन्होंने बनाया हुआ RSS। इनका कोई बेशुमार जो हिंदू पंडित हैं या जो उनके मजहबी स्कॉलर्स हैं वो तो इनको RSS का गुंडा, वो तो, लेकिन अब चुप रहते हैं वो कि क्या करें भाई कि इस तरह के मथे लग गए इनके लोग। अच्छा, तो अब ये हुआ कि एक तो मामला ये वहाँ पर इलॉन मस्क की तरफ से हटने की बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं। अभी देखें, टैरिफ्स का जिक्र होना है, अभी ट्रेड और टैरिफ्स की बात होनी है भारत के साथ, पाकिस्तान के साथ, बाकी दुनिया के साथ। और अभी जो है वो ये तय होना है कि पाकिस्तान में हमला क्यों किया, और उस हमले में पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की उसका क्यों नहीं बता रहा है राफेल का। या तो देखें, या तो दोस्तों को बचा लें या मुल्क को बचा लें, या अपना आप कहीं पर भी कुछ भी सौदा करेंगे तो पहला सवाल उठेगा कि राफेल आपके किधर गए, गिरे कि नहीं गिरे। अच्छा, बताया किसने? अमेरिका। कह भी अमेरिका रहा है, ना कोई चाइना कह रहा है, ना कोई पाकिस्तान कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। बल्कि आप ये देखेंगे खुद वहाँ पर जो है वो फ्रांस का जो मीडिया है, मैं अगर ये फिर लोगों को, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, 40th फ्रांस 24, ये फ्रांस 24, ये 40th स्लाइड पे फ्रांस 24 कह रहा है, पाकिस्तान का मीडिया भी नहीं कह रहा, अमेरिकन में। फ्रांस क्या कह रहा है? फ्रांस जहाँ से जहाज खरीदे, चाइनीज वेपन्स पास कम्बैट टेस्ट इन पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान क्लैश विद फ्लाइंग कलर्स। यानी मुझे बताएं कि अगर ये फ्रांस 24 ये कह रहा है तो भाई फिर आप बताएं ना कि जहाज गिरे कि नहीं गिरे, जहां से आपने जहाज खरीदे वहां का मीडिया। तो किसी की तो कोई तो दुनिया में सही बात कर रहा होगा ना, किसी की बात तो सुन के, अपने लोगों की बात सुन के बता दें कि भाई उस दिन क्या हुआ था और क्या इल्म था, नहीं था, इसमें कौन से लोग मुलविस थे, कौन से नहीं थे। कोई देखें, ये वाकया खुदा का पेश आया, आपने देखा कल अस्करी और सियासी क़यादत पहुंची हुई थी। इशू ये है कि आप वहां गए नहीं अभी तक, आप एक जलसे में हर थोड़े दिनों के बाद निकल के वो यू छोड़ेंगे नहीं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, फलां करेंगे। भाई वो करें फिर, देखिए ना पाकिस्तान की तरफ से तो दोनों तीनों बातें हो रही है ना, मुज़ाकरात करने, मुज़ाकरात करें, जंग करनी है तो जंग करें, मगर ये दहशतगर्दी ना करें। भाई अगर जंग आपने करनी है आप जंग कर दें, हम शायद आप जितना हमारे पास असला ना हो, ना पैसा हो हमारे पास, लेकिन हम अपने मुल्क के दिफा के लिए तो लड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि आप दहशतगर्दी ना करें। अब कहें कि हम जो है वो जंग कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और लेकिन आप पानी बंद ना करें, आप पानी के ऊपर मसला खड़ा करें। वो टिपिकल जो ये मुतासिर है ना वहाँ से, नेतन्याहू ने खाना
पीना, खुराक बंद की हुई है बच्चों की, तो ये वहाँ से चूँकि कॉपी करते हैं, तो इसलिए इनके जहन में ये है कि अगर हम जो है वो उसी तरह से पैलेट्स गन वहाँ पे मारेंगे बच्चों को, जेनोसाइड करेंगे, तो मकबूजा कश्मीर में भी ऐसे ही करेंगे, यही करना चाहिए हमें वहाँ पर वो उन्होंने खुराक बंद कर दी थी, यहाँ पर भी पानी बंद करके देखो, यहाँ पर जो 370 इन्होंने लगाया तो एडवाइजर्स, जो भी इनका है मामला। लेकिन यह है कि ये मामला जो है अचानक तमाम दुनिया में, और ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं ईरान के ऊपर क्या अटैक होने जा रहा है। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली ने भारत की तरफ से सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने को ऐलानी जंग तस्वुर करने की मुत्तफ़िका करारदाद को मंजूर कर लिया। बिल्कुल ऐलानी जंग है। पानी बंद कर रहे हैं, किसी मुल्क का पानी बंद कर दें आप, किसी बस्ती का, किसी गांव का, लोगों का पानी बंद कर दें आप, और जो उनका पानी है, तो उसके बाद क्या लोग ऐलानी जंग नहीं है ये? तो ये तो पता नहीं, मुझे नहीं पता वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो ये फॉल्स फ्लैग था या इंटेलिजेंस फेलियर था, वो नहीं बता रहे। राफेल का नाम नहीं ले रहे क्योंकि उसमें फिर वो अंबानी आ जाएंगे उनके दोस्त, जो भी उनका इशू है। लेकिन कम से कम चूँकि पाकिस्तान को इसमें उन्होंने एक परेशानी खड़ी कर दी है पाकिस्तान के लिए 1 महीने से, तो इसलिए जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है ये। अच्छा, अब इसमें मैं ज़रा इसमें वक्त हुआ तो दोबारा से बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा आपसे बात करूँ कि वहाँ पे क्या हुआ है, इसराइल में क्या सूरत हाल है। पहली बात तो ये है कि स्टीव विटकॉफ ने जो ज़बान दी थी, और जो ज़बान ये दी थी उन्होंने हमास के लोगों से, जो कतर में बात होती रही, इजिप्ट में, बाकी मुल्कों में, वो बात उनकी होती रही कि आप ये ईदेन अलेक्जेंडर को छोड़ दें, स्टीव विटकॉफ, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको ये, उसके बाद ये इस तरह से या हमास और बाकी लोगों से बात हुई कि ये इतने दिन का सीज़ फायर होगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसके ऊपर वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो वहाँ पे ऐलान करेंगे, और ये सारी बात उन्होंने कर दी। और उसके बाद 2 रियासती हल की तरफ बढ़ेंगे, ज़ाहिर है तभी तो कतर और सऊदी अरेबिया और यूएई आए थे वहाँ पर। लेकिन शायद कोई और लॉबीज़ भी हैं बहुत ज़्यादा जो एक्टिव हैं, तो उसी से वो लिंक कर रहे हैं कि वहाँ पे चूँकि जो साउथ अफ्रीका है वो सबसे पहले गया था ये इसराइल के कत्लेआम के ख़िलाफ़ जो बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में, इसलिए जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो ये सारा, क्योंकि इलॉन मस्क ने ये भी कहा कि जी मैं चूँकि सफ़ेद फार्म हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे स्टारलिंक के लाइसेंस की परमिशन नहीं मिल रही, तो उसके ऊपर उन्होंने पहले कल बात भी की। उनकी कैबिनेट में, साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे उनकी कैबिनेट में जो है वो सफ़ेद फार्म उनके मिनिस्टर भी साथ थे। लेकिन बहरहाल एक माहौल वहाँ बनना था, और ज़ेलेंस्की के बाद दूसरा वाक़या हुआ। लेकिन बहरहाल जो इसराइल में सूरत हाल है, सूरत हाल ये कि वो बातें ऐसे करके चले गए। देखें, इस वक्त जो है वो पीछे नेतन्याहू कह रहे हैं कि मैं तो जो है वो नहीं करूँगा, मेरे ऊपर दबाव है, मेरे ऊपर ये है। अच्छा, उन्होंने 5 महीने बाद नेतन्याहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस वो झूठ का पलन था। यानी आप नेतन्याहू और मोदी की दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलाएं, गुफ्तगू मिलाएं, तो आप कहेंगे यार ये क्या। और ये जेरूसलम पोस्ट ने इनका पोस्टमार्टम किया, और नेतन्याहू का, और वो जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है, पूरा एनालिसिस किया हुआ है कि सारा झूठ बोला है उसमें, सारी झूठी बातें की हैं कि ये किया, वो किया, फलां किया, ये उन्हीं के मीडिया जो है उनको पड़ गया। लेकिन इशू देखें, इशू ये सारा कि जो असल इशू है वो ये है कि एक तो वहाँ पर जो है वो एक शख्स ने, जिसका नाम इलियास रोतिग्रुज था, ये नाम था उस शख्स का, जिसने जूइश कैपिटल जूइश म्यूज़ियम वाशिंगटन डीसी में वो दाखिल हुआ। 31 साल उसकी उम्र थी, और वो जो है वो उसने जाके वहाँ पे 2 लोग जो उस म्यूज़ियम में मौजूद थे, लेकिन वो मुलाजिम थे इसराइल के सफारत खाने के, उनको उसने कत्ल कर दिया। और उनमें से एक जो है वो खातून, और एक जो है वो हज़रत, यानी एक साहब थे यारून लिंशकी, और दूसरी जो सारा। अच्छा, इन दोनों का कत्ल कर दिया इन्होंने। ये वहाँ म्यूज़ियम में थे, ये दोनों जो वाशिंगटन डीसी में इसराइली एम्बेसी के मुलाजिम थे, लेकिन उस वक्त म्यूज़ियम में तकरीब हो रही थी, वहाँ पे थे। वहाँ पर ये बंदा दाखिल हुआ, इसने गोली मारी, चला गया। इंपॉर्टेंट अहम तरीन बात यह है कि ये अमेरिकन जूइश है कातिल, तो ये मत समझें कहीं ये जो है, और वो उसने नारे लगाता रहा कि फ़लस्तीन को आज़ाद करो, फ़लस्तीन को आज़ाद करो। ये जो है ये जूइश अमेरिकन है, ये जहन में रखें कि ये ना समझें कि ये जो है ये किसी और मज़हब से इसका ताल्लुक़ है।
तो इसका नाम जो है वो एलियास रोदीग्रूज इसका नाम है, और ये जो है ये प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पार्टी वहाँ की कोई है, उसमें ये उसमें फाल रहा है, लेकिन इसने 2 लोग वहाँ पे कत्ल कर दिए। अब इशू ये है सारा कि यहाँ पर जो इसराइल में ज़रूरत है, तो यहाँ पर अरब ममालिक के साथ अब शामिल हो गई है, ये यूरोप भी आ गई है, यूरोप, बरतानिया, फ्रांस, बाकी मुल्क भी साथ आ गए हैं कि भाई ये गज़ा से जल्दी जंगबंदी कराई जाए, और कोई ट्रेड एग्रीमेंट ख़त्म कर रहा है, कोई प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि अमेरिका साइड पे हो गया तो पहले अब बाकी मुल्क भी खुल के सामने आ गए कि भाई फ्रांस है, बड़े ज़बरदस्त उनका एक पुराना ताल्लुक़ रहा है इस पूरे इलाके से। तो बात ये सारी कि अब इस पूरी पिक्चर में हूथीज़ ने फिर 2 मिसाइल दाग दिए, और वहाँ पर वो उनका बस नहीं चल रहा कि वो ईरान पे अटैक करें, उनका बस नहीं चल रहा, क्योंकि देखें अगर इस मरहले पे ये नेतन्याहू फंसा हुआ है इस वक्त, बिल्कुल ऐसी फंसा हुआ है जैसे वहाँ पे वो फंसा हुआ है ज़ेलेंस्की। अच्छा, नेतन्याहू अगर ये कह देना इस वक्त कि मैं ये 2 रियासती हल पे मान गया हूँ, ये कह दे, या ज़रा सा, तो इसको मार देंगे, इसके लोग इसको मार देंगे। मैंने ना ये जो पुरतशद्दुद, क्योंकि ये कोई इलेक्शन या कोई इंतखाबात या पब्लिक ओपिनियन या ऐसे इस तरह के लोग नहीं है ये आरएसएस के, ये जो सोच है सारी, यानी जो एक बिल्कुल इंतहा पसंदी की, सेहूनियत की वहाँ पे, और यहाँ पे जो आरएसएस की, उसमें कहीं पर ये नहीं, उसमें कत्ल कर दो, ठीक है, मार दो, जो कातिल है वो हीरो है, मतलब इस तरह करके वो नेशनल हीरो है जिसने गांधी जी को मारा। तो मतलब इस तरह की अगर सोच आ जाए, अब मसला ये कि उपाटाइड जो उनकी रजीम है, तो ये उपाटाइड रजीम को या पताइड रजीम को, इसको तो कहते हैं कि इंडिया में जो रजीम है ये भी वही है, कि भी नस्ल परस्त और कौम परस्त और रंग परस्त, और इसको भी वही नाम देते हैं जो कि साउथ अफ्रीका में थे एक वक्त, जो नेल्सन मंडेला ने ख़त्म किया था। लेकिन इशू ये है कि 2 मिसाइल दाग दिए इन्होंने हूथीज़ ने, और साथ ही हूथीज़ ने ऐलान किया कि हम हैफा की जो बंदरगाह है उसका नेवल ब्लॉकेट करने जा रहे हैं अब। यानी हैफा जो है उसका एक बड़ा तारीखी पस मंज़र है। एक तो ये कि पुरानी हज़ारों साल से एक ज़ाहिर है कि वहाँ पे एक शहर था, और ज़ाहिर है कि उस्मानिया दौर में तो इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन बाद में 1929-30 में इसको प्रॉपर यहाँ पे बरतानिया ने इसको एक पोर्ट बनाया, और ये उससे पहले उसको मतलब डीप पोर्ट बना दिया बाद में, और ये सारा। लेकिन ये उनकी इसराइल की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितने लोग वहाँ पे यूरोप से आते थे यहाँ इसराइल की रियासत को कायम करने के लिए, वो इस बंदरगाह पे उतरते थे जो कि हैफा की बंदरगाह है, और हैफा की बंदरगाह पे वो उतरते थे, तो उनके लिए तारीखी तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस बंदरगाह को पहले ही इसका जो है वो उस पर, लेकिन अब उसका ब्लॉकेट करने जा रहे हैं हूथीज़, और नेवल ब्लॉकेट अगर वो कर रहे हैं इसका, तो उसके नतीजे में इनके जो कमर्शियल कार्गो है और बाकी जो इसराइल के सारे वो यानी अब देखें ना, पहले उन्होंने बहरे अमर का किया हुआ था, यहाँ पे रेड सी में उन्होंने किया हुआ था, और अब वो कह रहे हैं कि हम ईस्ट मेडिटेरियन की पूरी जो सप्लाई चेन है और शिपिंग है वो सारी मुतासिर होगी अगर वहाँ पे हूथीज़ जो है वो ब्लॉक करते हैं पूरा इलाका। अच्छा, ये हैफा को आप ज़हन में रखें कि ये वो हैफा की बंदरगाह है जिसको ये ग्लोबल ट्रेड को मैं कोट कर रहा हूँ, 25th हूथीज़ एक्सपेंड मैरीटाइम थ्रेट्स विद ब्लॉकेड ऑन इजराइल्स हैफा पोर्ट, ठीक है। तो 25th हम दिखा दें तो ये मैरीटाइम थ्रेट जो है ये हैफा को ब्लॉक करने जा रहे हैं। अच्छा, अब अगर हैफा को ये ब्लॉक करते हैं तो ये बात जहन में रखें कि ये वो हैफा है दोबारा फिर यहाँ पे जो भारतीय वज़ीर आज़म है मोदी, उनके फिर दोस्त का नाम आता है, क्योंकि हैफा की वो बंदरगाह है जहाँ पर चाइना ने जो है वो अपनी सरमायाकारी की थी, और चाइना ने अपनी सरमायाकारी की थी, और उसके बाद यहाँ माइक पॉम्पियो आए थे, और माइक पॉम्पियो ने यहाँ पर आके उनको कहा था इजरायलीज़ को कि हमें यहाँ पे चाइना नहीं चाहिए, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट होगा, हमें यहाँ पे चाइना नहीं चाहिए, चाइना को आप बंद करें। तो फ़ौरन उसके बाद फिर भारतीय वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी ने अपने आप को आगे पेश किया था, और उन्होंने कहा था कि 1.2 बिलियन डॉलर्स डायरेक्ट पे किए थे अदानी ने, ठीक है। ये मैं 26 स्लाइड कोट कर रहा हूँ रेफरेंस के तौर पे। ये इन्होंने हैफा पोर्ट को लेने के लिए 1.2 बिलियन डायरेक्ट पे किए थे।
अच्छा, और ये जो है ये इसमें ख़ुद फिर वहाँ पर नेतन्याहू आए थे और नेतन्याहू साहब ने जो है वो उसको इसका जो है वो मौसूवी आपस में इनके पैसे वैसे नज़रिया जो भी मिलते हैं इनके से उन्हीं, और मैं उस पर क्या, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वो अच्छा, अब इशू ये हुआ है कि वो चूँकि रेड सी में और हैफा में जो हूतीज़ हैं उन्होंने कहा हुआ है चाइना को, तो चाइना दोबारा वहाँ पे चाइना मौजूद रहा, लेकिन उस पोर्ट का बड़ा हिस्सा जो है वो चला गया इनके पास। किन के पास? ये अदानी ग्रुप है। और किस्मत देखें, एक जगह अंबानी आ रहा है राफेल में, एक जगह अदानी आ रहा है, यानी अंबानी और अदानी के दरमियान मोदी सरकार फंसी हुई है इस वक्त। उसको बचाएं क्या इसको बचाएं? वो जो इन्होंने सारा का सारा मामला किया उसके साथ, तो अब जनाब, लेकिन अब पता चल रहा है कि वहाँ पर चूंकि दूसरा कोई काम ही नहीं कर पा रहा, तो दोबारा चाइना हैफा पोर्ट पे चाइना काम कर रहा है। न्यूज़ वीक को मैं कोट कर रहा हूँ कि चाइना एक्सपेंडिंग हैफा पोर्ट इंगेजिंग इसराइल इंडेंजरिंग इसराइली एंड अमेरिकन सिक्योरिटी, न्यूज़ वीक ये कह रहा है। अच्छा, ये लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात ही बताऊँ कि वो जाहिर है कि कोई ना कोई तो उस पोर्ट के ऊपर सब भाग गए हैं छोड़ के। 1-1 मिलियन लोग जो हैं वो अचानक रात के वक्त सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, वो एरो और थाड और ये वो सारे मिसाइल बेकार हैं। तो ये इस वक्त इसराइल के लिए आपका क्या ख्याल है? जो ट्रंप हैं जिन्होंने मैं जंगें ख़त्म करवाऊँगा, तो एक ही जंग भी नहीं, जाहिरियत को रोकने में वो कामयाब हुए हैं। और न्यूक्लियर वॉर जिसका वो बार बार कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर, और वो ये जो भारतीय जारियत थी पाकिस्तान डिफेंड कर रहा था अपने आप को, जिसमें डिफेंड करते करते उनके जहाज़ गिर गए और बाकी जो है वो पूरी दुनिया कह रही है ये फंस गए। तो बात ये सारी कि इसमें इस पूरी कहानी में जो इशू है वो ये है कि अब आप किस्मत देखें, एक जगह अदानी फंसा हुआ, एक जगह अंबानी फंसा हुआ। ये मोदी सरकार को क्या सोच आई कि 22 तारीख को मैं कुछ करता हूँ, और ये उसके बाद इन्होंने पूरी कहानी बना के, और अब फंसे हुए हैं कि एक सवाल का जवाब नहीं है दुनिया के लिए ना अपने लिए। अच्छा, इशू ये सारा कि अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उनके सामने 2-4 इश्यूज़ हैं। एक ये है कि स्टीव विटकॉफ कहीं रिज़ाइन ना कर जाए, क्योंकि स्टीव विटकॉफ ने 2-3 जगहों पे इन्वॉल्व हुए ना स्टीव विटकॉफ। एक, उन्होंने अरब ममालिक के साथ उनके ज़बान दी हुई ताल्लुकात हैं, फिर वो इन्वॉल्व हुए यूक्रेन में, उधर इन्वॉल्व हुए, ना उधर जंग ख़त्म हो रही है ना इधर ख़त्म हो रही है जाहिरियत। अच्छा, जो बातें उन्होंने कही वो हमास ने भी मानी, अरब ममालिक ने भी मानी कि ट्रंप साहब भी आ गए, वो यहाँ से उन्होंने पैसे भी दिए, इन्वेस्टमेंट, ये जेन में रखें, पैसे कैश नहीं दिए, ये पैसे 10 साल में जाएंगे, बाकी होगा सारे मामला मुल्कों के रियासतों के दरमियान इन्वेस्टमेंट्स वगैरह सारी, तब शराइत उन शराइत से वाबस्ता हैं जहाँ पे अमेरिका रिसेशन में चला जाएगा फौरी तौर पे। अगर ये ज़रा सा मामला, इस साल वैसे ही जो है वो इकॉनमी दुनिया भर की बड़ी ख़राब हालत में है, तो फौरी तौर पे वो रिसेशन में अमेरिका चला जाएगा अगर ये कोई नई जंग छेड़ी। तो ये जो है अब वो कैसे रोकें, ये बात तो कहते हुए बड़ा अजीब हमारे इसराइली लॉबी। तो नेतन्याहू, मैंने आपसे कहा नेतन्याहू अगर ये मान लेता है, अल्लाह लेना मानना पड़ेगा, वरना इतनी पिटाई इसकी होगी चारों तरफ से होगी ना। अब तो यूरोप भी आ गया, अब तो अरब भी आ गए, अब तो ये उधर सारे उधर तैयब उर्दगान तो है, सऊदी अरेबिया, UAE, सारे कतर वतर सब मिला के इसकी पिटाई करेंगे प्रॉपर। और वो कल इन्होंने फायरिंग भी कर दी, वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स थे उन पे गोलियाँ चला दी। वो जनाब वो एक नया हंगामा खड़ा हुआ है वहाँ पे। बहरहाल वो जनीन का दौरा कर रहे थे डिप्लोमेट्स, उन पर फायरिंग कर दी इनके लोगों ने। अभी फंसे हुए हैं कि बीच में क्या करें, बीच में थोड़ी सी ट्रक थोड़े से छोड़ते हैं, फिर इनके लोग खुद लूटना शुरू कर देते हैं। अच्छा, शिन बित के सरबराह को जो बरतरफ किया अदालतें बहाल कर दी है, और क्या है कि नया शिन बित का सरबराह नहीं आप ला सकते, तो खाना जंगी की तरफ चला गया इसराइल बहुत ज़्यादा। अब उधर से ज़ेलेंस्की जो है, वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने ज़ेलेंस्की का ये कहा कि भाई वो तो मेरा तो बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं तो उससे पीछे हट रहा हूँ। बाकी ज़ेलेंस्की बात करे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। तो आपका क्या ख्याल है इस वक्त? वो जर्मन जो नेटो की जो बेस है, वो वहाँ से कोई 1 लाख फौजियों को कहेंगे भेज के कि जाके ज़ेलेंस्की को बचाओ, इस अमेरिकन फौजियों को, या इस वक्त वो जो है वो इसराइल की मदद के लिए भेजेंगे, वहाँ से 2-2.5 लाख फौज उतारेंगे, इसराइल को बचाओ, प्रेसिडेंट ट्रंप, ठीक है? या वो भारत अगर अपनी जायरियत से नहीं बाज आया, देखें वो हो ना हो, किसी के साथ कोई हो ना हो, पाकिस्तान के साथ कोई हो ना हो, अल्लाह के सहारे एक कौम जो है वो अपना 2 कौमी नज़रिया कश्मीर के मामले पे, एक तारीखी उसका नुक्ता नज़र है जिसके और वो ये चीज़ें, और पानी तो खैर बाद में इन्होंने गन की हुई है। इशू ये है कि ये वो इश्यूज़ हैं जो बैनुल अक़वामी अदालतों में
बैनुल अक़वामी जगहों पे ये इश्यूज़, यानी दो कौमी नज़रिया तो हमारी बुनियाद, लेकिन जो कश्मीर का मामला है वो तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उनको पता है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा में जा चुका हुआ है मसला, तो उसके ऊपर वो मामला जो है वो, अच्छा अब थर्ड पार्टी तो आ गई ना ऑलरेडी, अगर चाइना है, अगर टर्की है, अगर बाकी मुल्क हैं, तो ऑलरेडी थर्ड पार्टी तो आ गई हैं, दुनिया की बड़ी कुव्वतें और बड़े ममालिक, और उसमें जो है वो अमेरिका आ गया। देखिए ना, अब अमेरिका इसको मतलब ये बात ही नहीं कर रहे ऑपरेशन संदूर ख़त्म हो गया, क्या था भाई संदूर, मतलब बताएं, ये था कि जवाब में आपने उसको ख़त्म करके भी दहशतगर्दी शुरू करनी है। तो ये एक बड़ा एक संगीन मामला है कि फिर दोबारा सारा सिलसिला जो है वो जा रहा है जंगों की तरफ। मैंने आपसे कहा ना कि अब उनके प्रेसिडेंट ट्रंप की अभी तक अचीवमेंट क्या है, दो जगहें ख़राब हो गई हैं, एक वो ख़राब हो गया मामला यूक्रेन का, उधर पुतिन कह रहे हैं कि मेरी शराइत पे बात करो, तो उधर वो ज़ेलेंस्की को उसके लोग, आप यकीन करें जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे मारे जा चुके हैं यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन में आके वो कहे कि ज़रा फौजियों ज़रा वापस आ जाओ, मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, और वो इलाके चले गए, खैर है, बाकी जो इलाके रह गए थोड़े से, तो ज़ेलेंस्की को वो छोड़ेंगे। अभी वो मैड्रिड के अंदर एक मर्डर हो गया है, जो पिछले प्रेसिडेंट थे उनका एक एडवाइज़र था, उसको वो यूक्रेन के यानी ज़ेलेंस्की के करीब आ गया था, उसको पता नहीं किसने मार दिया वहाँ पर। तो बात ये मैड्रिड के अंदर स्पेन में, तो बात ये सारी कि ये बड़ी, जब इस तरह के मामला उलझ जाते हैं ना, तो फिर उसमें अपने ही लोग आपके साथ वहाँ पे अपने ही, अब मुझे बताएं इस वक्त वो कहेगा कि अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे फंस गए कि मैं तो अखंड भारत बनाने आया था, मैं तो ये करने आया था, मैं तो वो करने आया था, मेरे हाथ से नेपाल भी निकल गया, मेरे हाथ से बांग्लादेश भी निकल गया, मेरे हाथ से जो है वो ये भी हो गया, वो भी हो गया, और पाकिस्तान ने पिटाई कर दी आखिर में, और जो बैनुल अक़वामी रेफरी है जो हमारे साथ था, ये तो रेफरी मिला के खेल रहे थे, तो रेफरी के जो है उसने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया, तो क्या करें भाई। तो मतलब है कि देखें नीदरलैंड क्या करेगा, फ्रांस क्या करेगा, हाथी के पाँव में सबका पाँव, सारे वेस्टर्न ऊबर अमेरिका ने कह दिया खत्म हो गई बात, वो ज़ेलेंस्की को बचा पा रहे हैं इस वक्त, नहीं बचा पा रहे ना। अब इनको बताना पड़ेगा खुल के, इनके लोगों ने, दुनिया ने इनको यहाँ से पकड़ लिया। पाकिस्तान तो इनसे सवाल पूछ रहा है ना कि बताएं कि हमारे दहशतगर्दी क्यों कर रहे हैं, और हमारा इशू अपनी जगह है, इशू हमारा कश्मीर था, इशू कुछ भी नहीं था, हमने कहा था कि कश्मीर और दो कौमी नजरिया, इसके ऊपर इनको प्रॉब्लम हो गई, ये पूरा किस्सा विस्सा बना के फॉल्स फ्लैग, अभी तक नहीं बता रहे कि कोई अदालती कमीशन बनता है, कोई तहकीकात होती हैं, कोई लोग वहाँ पे जाते हैं, कोई आप मतलब बिल्कुल गायब, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हद, यूट्यूबर ये था, ये पाकिस्तान का जासूस था, मतलब इनका क्या तमाशा लगा, ये यूट्यूबर, अब पता चलता है कितने यूट्यूबर हैं भारत में, इतने यूट्यूबर रहते हैं, अच्छा ये पाकिस्तान में थे, ओ भाई ये क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, अजीब सी बात हुई। मतलब कल को आप कहेंगे वहाँ भारत में ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान का, ये मोहम्मद रफ़ी के गाने कौन सुनता है, ये मुसलमान थे तो पकड़ के इनको, मैंने आपसे कहा ना ये कुछ पुरतशद्दुद से चूँकि लोग हैं ना, इसीलिए इनके जहनों में तशद्दुद और दहशतगर्दी और कत्ल के अलावा कुछ नहीं आता। अब यह है कि वो उनके पास एक ही चीज़ है कि मैंने एक जंग को रोक ली, इसको वो ट्रंप रोक के रखेंगे, क्योंकि ये मोदी वज़ीर आज़म, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बस की बात है नहीं कि वो, अगर वो फ़र्ज़ करें कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी तो कहा हुआ है ना, वो हर जगह बार बार इसलिए दोहराते हैं कि उनको पता है कि मैं दो जगह फंसा हुआ हूँ, दो जंगें मैंने ख़त्म करवानी थी, एक ज़ेलेंस्की वाली जंग यूक्रेन की, वहाँ मैं फंसा हुआ हूँ, ज़ेलेंस्की जो है उसको डंप करके, और पुतिन जो है उसके साथ स्टीव वित्कॉफ को डाला, वो जंग नहीं रुक सकी, वो भी अजीब बिगाड़ की तरफ चला गया मामला, उसके लोग उसको मार देंगे अगर वो बताया कि मैं 1.5 लाख बंदा मरवा दिया रशिया से मैंने, और इतने अरब खरब खाए गए हैं, और ऐसा है कि अब मैं वापस आके थोड़ा छोटा सा यूक्रेन ये हमारे पास रहेगा, तो लोग छोड़ेंगे उसको, फौज के लोग, ये बाकी लोग जो सिविलियंस हैं कि बर्बाद कर दिया तुमने मुल्क, ये करना था, तो ये 3 साल पहले जंग क्यों छेड़ी थी तुमने, पूरी दुनिया में तुम घोड़े पे सवार होकर सवारी करते थे, घूमते थे, नेतन्याहू का ये हाल होगा। ये यहाँ फंस गए हैं नरेंद्र मोदी के, और भारत के अवाम से पूछ रहे हैं सवाल, भारत के अवाम पूछ रहे हैं ना कि भाई आप ये 4, 5, 8, 10 सवालों का जवाब तो दें, बाहर के लोगों को छोड़ दें कि आपने नीदरलैंड में क्या बताना है, इंटरव्यू अरेंज कर लें, वो तो 50 इंटरव्यू अरेंज हो जाते हैं, वो इंटरव्यू अरेंज, आप अपने लोगों को मुतमईन करें ना कि क्या हुआ था उस तारीख को। और ये अगर ये अभी एक्सलेशन की तरफ जा रहा है मामला, ये इसलिए एक्सलेशन की तरफ जा रहा है, ये जंग की तरफ जा रहा है मामला दोबारा, इसलिए कि एक तो दहशतगर्दी हुई है ये जो, और ये मुसलसल सिलसिला जारी है, कभी कहते हैं उसमें हम टीटीपी को मिला लेते हैं, कभी कहते हैं कि हम उसमें जो है वो मिला लेते हैं अफगानिस्तान से, वो चाइना ने मसला रिजॉल्व हो गया पाकिस्तान का, उनका वो, तो वो हर इनको समझ कुछ नहीं आ रहा कि हम किसको बताएं जाके कि क्या हुआ हमारे साथ।
और ये अगर एस्केलेट करते हैं और पानी का मामला हल नहीं होता तो पाकिस्तान तो कह रहा है कि दोनों चीज़ें हमें मंजूर हैं। अब पानी तो एक्ट ऑफ वॉर है हमारा, ठीक है। अगर आप पानी आप देखें जो मौसम की शिद्दत है इस वक्त पूरे इन इलाकों में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो इस दौरान अगर पानी बंद करते हैं पाकिस्तान का, और तो फिर ये तो एक्ट ऑफ वॉर है। तो ये मेरे ख्याल से खुद ही वो उस तरह से दावत दे रहे हैं जैसे नेतन्याहू हर रोज़ कहता है ना ईरान पे हमला कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ईरान हुतीज ने काबू आ रहे, वो ईरान को छोड़ दें, हुतीज ने काबू, वो ज़ेलेंस्की मैं लड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं पुतिन को, अंदर वो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, वो टेलीफोन उठाना छोड़ दिया। वो प्रेजिडेंट ट्रम्प एक जहाज़ रख के बैठे हुए हैं, और जिनसे जहाज़ लिया है यानी कतर ने दिया ना गिफ्ट, कितना खूबसूरत से जहाज़ सामने रख के बैठे हुए हैं। वो खूबसूरत से जहाज़ को देखते हैं तो अचानक उनके जहन में ये भी तो आता होगा ना, मैं कतर गया था तो उनसे बात क्या करके आया था। स्टीव विटकॉफ बैठे थे, बाकी लोग बैठे थे, मुज़ाकरात करके आया था कतर को, जिनको गालियां दे रहे हैं नेतन्याहू उस वक्त कतर को और बाकी दुनिया। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो तो मशरूत थी ना अरब ममालिक में आने की, मशरूत थी कि इन्होंने अरब प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, जो कि इजिप्ट का प्लान था। इजिप्ट और फिर OIC ने, फिर अरब लीग ने, फिर वो तरीक़ों से चलता गया, सारे मुल्कों ने पैसे भी रेस करना शुरू कर दिए थे। ये जो बगदाद समिट हुई है तो ये मुल्क सारे आगे जा चुके हैं, पैसा कैश कुछ भी नहीं है उनके पास, एक जहाज़ है, ठीक है ना। और वो जहाज़ तो ऐसा कोई इशू नहीं है कतर के लिए, लेकिन ये सारे मुल्क बड़ी कोशिश कर रहे हैं सफारतकारी की। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक ही कामयाबी हासिल की है कि उन्होंने मोदी को कहा कि रुक जाओ, ये जाहिरियत अपनी रोको, और उसने जाहिरियत रोकी। पाकिस्तान तो ये जंग अल्लाह ताला अपना करम करे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा चलती तो ज़्यादा पाकिस्तान लड़ता, लेकिन उसमें फ़तह पाकिस्तान को हासिल हुई, उनकी जो जाहिरियत थी उसको रोका। बुनियादी सवाल अपनी जगह रह गया कि 22 तारीख किसने करवाई, सिक्योरिटी थी या फॉल्स फ्लैग था या क्या था, और उस पर सियासत क्यों हो रही है इस वक्त। और ये राफेल तैयारों को बताएं, और क्या अंबानी को बचाने के लिए और अदानी को देखें, कुदरत का भी तो डंडा फिरता है ना। वो उधर एक अदानी फंस गया है, अदानी तो वैसे ही उसमें आया हुआ है ना, वो जो पूरा स्कैंडल्स के चल रहे हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो सारा, उसकी जो पैसे वैसे उसके सारे गायब हो गए हैं अदानी के, दूसरा ही अंबानी इसमें फंस गया। तो ये मसला ये है कि अब इसमें ये वो जहाज़ जब तक पड़ा है ना सामने, और एक जंग बंद कर रोकने में कामयाब हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प, न्यूक्लियर वॉर, जिसका वो क्रेडिट लेते हैं। यहाँ से वो इसको किसी सूरत वो नहीं चाहेंगे कि स्टार्ट हो दोबारा। और 2 जंगें फंस गई हैं, जिसको जब उनसे कोई पूछता है ना, यानी यूक्रेन में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, तो कहते हैं मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, ये भी तो बताओ ना कि मैंने एक जंग रोकी है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, एक न्यूक्लियर वॉर रोकी है। और इधर से गुमसुम मोदी सरकार जो है वो सोच रही है बैठ के कि अब अगली वारदात हम क्या डालें, अपने लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बनाएं, तो या दुनिया को किस तरह बेवकूफ़ बनाएं। तो ये तो जब तक वो ये दोनों मसले फंसे हुए हैं, और उसके बाद भी ये तो एक तो मतलब है कि इतना आसान तो नहीं होगा ना। मशरिक़ वस्ता में वो अच्छा वहाँ चूँकि ड्रैग हो गए मशरिक़ वस्ता में, यूरोप में, तो वही बात कि वो वहाँ से निकल के क्या आते हैं इस तरफ साउथ चाइना सी की तरफ और चाइना की तरफ, या नहीं आते। क्योंकि जितना देखें जहन में रखें कि साउथ अफ्रीका जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है जी, ठीक है ना। तो ब्रिक्स का जो S है वो तो साउथ अफ्रीका से आ रहा है ना, तो ब्रिक्स को भी आपने छेड़ दिया, और साथ ही आपने पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी छेड़ दिया, और साथ ही आपने ग्लोबल साउथ को भी छेड़ दिया। और ऐसा शख्स जो कि नेल्सन मंडेला के साथ जिसका कैरियर हो, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने एक ही इस वक्त है कि वो किसी तरह से इसको निज़ाम मोदी साहब को रोक के रखें, क्योंकि मौसूद जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त एक हिजानी कैफियत का शिकार हैं। लोग इनसे पूछ रहे हैं कि हमें बताओ कि क्या है, ये हुआ क्या है, और इनके पास कोई जवाब नहीं जी। तो ये है कि मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों का फिर अंजाम तारीख में अच्छा नहीं होता। उनके आसपास के लोग ही उन्हें पकड़ के पुरतशद्दुद सारी ज़िंदगी वो तशद्दुद सिखाते रहते हैं ना, गर्दने काटो, मारो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को, ज़ात पात का मसला, क्योंकि नफ़रतों के ऊपर उनकी सियासत ने जन्म लिया होता है ना, उसमें कोई अमन आश्ती मोहब्बत की तो बात नहीं होती, अच्छा पैगाम नहीं होता। तो नफ़रत की जो बात होती है, तो फिर आखिर में फिर ये होता है कि उसी दलदल में फंस जाते हैं वो जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुर्दनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।